इस देश की हिस्ट्री का मोस्ट ब्रूटल सीरियल किलर। वो अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों का मर्डर करके उनके दिमाग का सूप पी जाता था। क्या हो तुम? मनुष्य हो या मानव हो कि तुम पिशाच हो? उसे बस अपनी पावर और सोसाइटी में अपनी डोमिनेंस दिखानी, जो भी वो करता उसका कोई भी उसे गिल्ट नहीं रहता था। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास पुलिस को एक बॉडी मिलती है जिसपे ना ही सर था और ना ही उसका लिंग, और बॉडी पे कपड़े ना होने की वजह से पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे वो बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने बॉडी की पिक्चर्स लेके उसे दफना दिया। लेकिन वहीं देर शाम यूपी पुलिस से एक मिसिंग रिपोर्टर की न्यूज आती है, और फिर जब उस बॉडी को दोबारा निकाला जाता है तो मिसिंग पर्सन के फैमिली वाले उस बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं एज धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह इलाहाबाद के एक छोटे से गांव कीटगंज में किराए के मकान पर रहता था, और वो उस शहर का काफी फेमस जर्नलिस्ट था। उस समय में ऐसे छोटे शहर के जर्नलिस्ट का शहर में काफी दबदबा हुआ करता था, काफी इज्जत दी जाती थी और काफी लोग डरते भी थे। धीरेन्द्र आज न्यूज़पेपर में एज ए जर्नलिस्ट नौकरी करता था, और रिसेंटली धीरेन्द्र ने खनन माफियाओं के खिलाफ एक बोल्ड आर्टिकल भी छापा था, जिससे शहर में हो रहे अवैध खनन पे रोक लगी, और इसकी वजह से शहर के जो खनन माफिया थे वो धीरेन्द्र से नाराज थे। क्योंकि धीरेन्द्र की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो 13 दिसंबर को धीरेन्द्र अपने ऑफिस का सारा काम जल्दी निपटा के अगले दिन सुबह अपने गांव के लिए निकल जाता है। लेकिन 2 दिन तक ना ही धीरेन्द्र अपने गांव पहुंचता है और ना ही अपने ऑफिस वापस लौट कर आता है। 2 दिन के इंतजार के बाद जब धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं चलता है, तो परिवार वाले अनहोनी की आशंका के चलते कीटगंज थाने में FIR लिखवा लेते हैं धीरेन्द्र के मिसिंग होने की। क्योंकि धीरेन्द्र शहर में काफी फेमस था, तो ये न्यूज मीडिया में काफी तेजी से फैलने लगी, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर आया और उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन में जब धीरेन्द्र की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो 3 नंबर सामने आए, जिसमें से 2 नंबर किसी फोन के थे और तीसरा नंबर था किसी घर के लैंडलाइन का, जिसपे धीरेन्द्र ने 5 मिनट से ज्यादा बात करी थी। पुलिस जब उस नंबर पे कॉल करती है तो सामने से कोई फूलन देवी नाम की महिला कॉल को उठाती है। जब उससे धीरेन्द्र के बारे में पूछा जाता है तो वो धीरेन्द्र नाम के किसी भी इंसान को जानने से साफ इनकार कर लेती है। अब पुलिस को यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है। अब इस बात को जब पुलिस धीरेन्द्र के परिवार वालों को बताती है, फिर यहाँ पे एक सच सामने आता है। धीरेन्द्र का पूरा परिवार फूलन देवी को अच्छी तरीके से जानता था। इवन फूलन देवी धीरेन्द्र के ही परिवार की थी, जिसके पति का नाम था राम निरंजन, और फॉर द फर्स्ट टाइम पुलिस के पास नाम आता है राम निरंजन का। राम निरंजन एक सरकारी ऑफिस में 4th क्लास के पद पर नौकरी करता था। वो काफी अच्छे स्वभाव का आदमी था, अपने परिवार की काफी केयर करता था, और राम निरंजन की काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। लाइक जिससे भी वो मिलता, पहली बार में ही वो राम निरंजन से इम्प्रेस हो जाता था। वो सुबह 8 बजे उठता, पूजा पाठ करता, ड्यूटी पे जाता, शाम 4-5 बजे तक वापस लौटता। लौटने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाता और फिर थोड़ा टीवी देखने के बाद रात को जल्दी सो जाया करता। लेकिन धीरेन्द्र को इस पर शक था। 4th क्लास की नौकरी करने के बावजूद राम निरंजन के पास 2 गाड़ियां, एक स्कूटर, एक पिगरी फार्म, और उस जमाने में टीवी VCR जैसी चीजें मौजूद थी। इसकी लाइफस्टाइल इसके सैलरी को मैच नहीं करती थी, तो धीरेन्द्र को इस पर शक था कि कुछ ना कुछ इलीगल ये जरूर करता होगा। और इस शक के बारे में जैसे ही राम निरंजन को पता चला, उसने धीरेन्द्र को मार दिया। राम निरंजन ने कुछ बात करने के सिलसिले में धीरेन्द्र को अपने फार्म पे बुलाया और अपने साले के साथ मिलकर धोखे से धीरेन्द्र की गोली मार के हत्या कर दी। ये बयान जब राम निरंजन ने पुलिस को दिया तो पहली बार में पुलिस को इस पर ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बस थोड़ा शक के चलते कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। लेकिन जहां जहां पे राम निरंजन ने बताया, ठीक वहीं पे पुलिस को धीरेन्द्र की बॉडी, धीरेन्द्र का सर और धीरेन्द्र के कपड़े मिले, जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि धीरेन्द्र का खून राम निरंजन और उसके साले ने मिलकर किया और उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह जाके फेंक दिया। अब ये बात जैसे ही मीडिया में आती है, जैसे ही ये बात बाहर आती है, तो पब्लिक का गुस्सा फूट जाता है। पब्लिक सड़कों पे आती है, आंदोलन करने लगती है और इन दोनों को फांसी की सजा की मांग करने लगती है सरकार से। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा दर्दनाक, खौफनाक और हैवानियत भरा सच अभी लोगों के सामने आना बाकी है। पुलिस
जब उस गन की तलाश करने राम निरंजन के फार्म पर पहुंचती है तो वहां पुलिस को बक्से में एक डायरी मिलती है जिसके सामने लिखा था राजा की डायरी। और फिर यहां से आता है स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस डायरी से खुलने वाले थे एक आदमखोर राजा के काले साम्राज्य का सर, राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर। अब पुलिस ने जब डायरी खोली तो उस पे धीरेन्द्र सिंह का नाम लिखा था, उसके सामने क्रॉस का मार्क बनाया हुआ था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि उस डायरी में बस धीरेन्द्र का ही नाम नहीं लिखा हुआ था, इवन धीरेन्द्र का नाम तो 14th नंबर पे लिखा हुआ था। उससे पहले 13 नाम और लिखे गए थे। तो वो लोग जिंदा थे या डेड, पुलिस को ये बिल्कुल भी पता नहीं। और ये डायरी इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर के पास ही था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस नाम की सच्चाई थोड़ा गहराई में जान लेते हैं। राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन, जो कि कोल समाज यानी कोल ट्राइब से बिलोंग करता था, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर एरियाज में मोस्टली रहती थी। और आज तक भी 75% से ज्यादा कोल समाज के लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मतलब राजा कुलंदर के आसपास बहुत गरीबी थी। और जैसे कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता था तो इसे लगता था कि अपर कास्ट वाले सारे लोग इसे हमेशा नीचा दिखाते हैं। लेकिन राजा कुलंदर को ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में जीता था। वो अपनी लाइफ में पैसा, पावर और कंट्रोल चाहता था। इसीलिए उसने अपना नाम राम निरंजन से राजा कुलंदर बदल दिया और अपनी पत्नी का नाम भी बदल कर फूलन देवी रख दिया, क्योंकि फूलन देवी उस टाइम पे एक उभरती हुई ट्राइबल वुमेन सामने आ रही थी जो अपने हक के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रही थी। राजा कुलंदर ने अपने बच्चों के नाम भी अदालत, जमानत और आंदोलन रख दिया। ये नाम उसे एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी फील कराते थे, उसे एक पावर फील कराते थे और उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उसका कंट्रोल है, उसके खुद के रूल्स होते हैं, उसका खुद का जस्टिस सिस्टम होता। वो दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और जो भी वो करता उसका कोई भी उसे गिल्ट नहीं रहता था। उसे बस अपनी पावर और सोसाइटी में अपनी डोमिनेंस दिखानी थी। अगर ये सब सुन के आपको इस इंसान के बारे में थोड़ा भी वियर्ड सा लग रहा है तो आगे की स्टोरी आपके होश उड़ाने वाली है। काली प्रसाद श्रीवास्तव ये राजा कुलंदर के साथ सेम ऑफिस में काम करता था और इवन राजा कुलंदर का काफी अच्छा दोस्त भी था। राजा कुलंदर ने काली प्रसाद को 50,000 रुपए उधार दिए थे जो कि वो वापस नहीं लौटा रहा था। और जब भी राजा कुलंदर उससे 50,000 रुपए मांगने की बात करता वो यही जवाब देता कि मेरा दिमाग सबसे ज्यादा तेज है, मेरी एक लाला की खोपड़ी है और किसी लाला से पैसे लेना आसान काम नहीं होता। और राजा कुलंदर भी ये मानता था कि बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग होता है, पर इसके दिमाग में ऐसा क्या है जो मेरे दिमाग में नहीं है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए राजा कुलंदर काली प्रसाद को दोस्ती के बहाने अपने फार्म पे बुलाता है और उसका भी मर्डर कर लेता है। मर्डर के बाद उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करता है और उसकी बॉडी को वहीं पे गाड़ देता है। वो उस सर को एक कढ़ाई में डालता है, उसे उबालता है और उसका सूप पी जाता है। और ये काम राजा कुलंदर अपने साले के साथ मिलके फार्म हाउस पे करता है। बाद में जब पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों करा तो राजा कुलंदर जवाब देता है कि ये करने के बाद मेरा दिमाग और भी ज्यादा शार्प और मेरी सोचने की शक्ति और बढ़ गई थी। और फिर यहाँ से शुरू होती है राजा की डायरी की कहानी। राजा अपनी डायरी खोलता है और पहला नाम लिखता है काली प्रसाद श्रीवास्तव। अब पुलिस जब स्कल और बॉडी को रिकवर करने के लिए राजा कुलंदर के फार्म जाती है तो यहाँ पे आता है स्टोरी का एक दूसरा बड़ा ट्विस्ट। पुलिस को वहां पे 2 स्कल मिलते हैं, एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का। उसने ऐसा इसीलिए किया कि बाद में इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा स्कल किसका है। रेड वाला स्कल काली प्रसाद श्रीवास्तव का था, लेकिन व्हाइट वाले स्कल का राज अभी तक भी पुलिस को नहीं पता था। यहाँ से दोबारा डायरी खुलती है। डायरी का दूसरा नाम होता है मोहम्मद मोइन और ये स्कल उसी का था। मोहम्मद मोइन भी राजा कुलंदर के साथ ही सेम ऑफिस में काम करता था और वो भी राजा कुलंदर का काफी अच्छा दोस्त था। राजा कुलंदर ने इसे 25,000 रुपए उधार दिए थे जो कि ये वापस नहीं कर रहा था, लेकिन मोहम्मद मोइन कहता था कि उसे सम्मोहन
सम्मोहन विद्या आती है। सम्मोहन विद्या बेसिकली एक काला जादू, तंत्र मंत्र वाली कोई विद्या होती है और उस विद्या के दम पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मोहम्मद मोइन से दिए गए पैसे वापस मांगने की। राजा कुलंदर एक दिन शाम को दोस्ती में चलते चलते मोहम्मद मोइन को रेलवे ब्रिज पर लेके जाता है और वहां पे वो उसका मर्डर कर लेता है। मर्डर के बाद उसके सर को बॉडी से अलग करता है और बॉडी को नदी में फेंक लेता है। उसने बॉडी को नदी में इसीलिए फेंका क्योंकि मोहम्मद मोइन एक मुस्लिम आदमी था और वो नहीं चाहता था कि इसकी आत्मा को कभी शांति मिले। फिर वो उसके सर को वहां से अपने फार्म लेकर आता है, उसे उबालता है और उसका रस पी जाता है। एक बार राजा कुलंदर अपने परिवार के साथ किसी फंक्शन को अटेंड करने लखनऊ गए थे। वापस लौटते समय उनकी पत्नी की तबीयत थोड़ा खराब थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कार को रेंट करके ये लखनऊ से इलाहाबाद तक जाएंगे। तो वो एक टाटा सूमो को हायर करते हैं जिसे रवि श्रीवास्तव चला रहे थे और साथ में गाड़ी के ओनर मनोज भी बैठे थे और गाड़ी शाम 6 बजे लखनऊ से इलाहाबाद के लिए निकल जाती है। और उस टाइम पे टाटा सूमो और जीप जैसी गाड़ियां कुछ गिने चुने पावरफुल लोगों के पास ही होती थी। तो राजा कुलंदर को यहाँ से अपनी पावर और दबदबा बढ़ाने का एक और तरीका दिख रहा था और उसने किया भी ठीक वैसा ही। शहर से कुछ दूर जाते ही उसने ड्राइवर और गाड़ी के ओनर दोनों को मार के जंगल में फेंक दिया और गाड़ी अपने पास रख ली। जब गाड़ी देर रात तक लौटकर वापस नहीं आई तो दोनों के परिवार वालों को टेंशन हुई और वो गाड़ी को ढूंढते ढूंढते लखनऊ से इलाहाबाद तक चले गए। इलाहाबाद में उन्होंने मीडिया की मदद ली गाड़ी और इन दोनों लोगों को ढूंढने में, और उसी मीडिया में शामिल था धीरेन्द्र सिंह भी, जिसे पता था लखनऊ से एक टाटा सूमो गायब हुई है और वो राजा कुलंदर को भी अच्छी तरीके से जानता था। राजा कुलंदर को ये डर था कि कहीं धीरेन्द्र गाड़ी को ढूंढते ढूंढते उस तक ना पहुंच जाए और उसके सारे काले सच बाहर ना आ जाए, इसीलिए उसने धीरेन्द्र को ही रास्ते से हटा दिया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, राजा कुलंदर ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर उसे क्यों राजा बनना था? आखिर क्यों राजा कुलंदर को अपनी सोसाइटी कंट्रोल करनी थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी थी या कहानी कुछ और ही थी? देखिए 90s की अगर बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी का गठन हो गया था और मुलायम सिंह जैसे लोग मार्जिनल कम्युनिटी और लोअर कास्ट वाले ऐसे लोगों को सामने ला रहे थे जो अपनी कम्युनिटी की आवाज उठाएं और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। एट द सेम टाइम फूलन देवी जैसी महिलाएं भी सामने आ रही थी जो कि अपनी ट्राइब और कम्युनिटी में हक के लिए लड़ रही थी। और ठीक उसी समय सामने आता है राजा कुलंदर, जो ऐसी लोकेलिटी से आता था जहां पे मेजॉरिटी कोल ट्राइब के लोग ही रहते हैं। तो उसे पावर गेन करना और पावर में आना कंपैरेटिवली इजी था उस ट्राइब में, लेकिन इसके पास कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं था जिससे डायरेक्टली इसकी एंट्री पॉलिटिक्स में होती या डायरेक्टली ये पावर में आता। तो अपना नाम बनाने के लिए इसने अपनी पत्नी, अपने भाई और अपने साले को डिस्ट्रिक्ट लेवल से चुनाव लड़वाना चालू कर दिया और फिर पैसे कमाने की भूख और पावर गेन की चाहत ने राजा कुलंदर को अपराध की तरफ भेज दिया। बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। सन 2000 से अभी तक राजा कुलंदर यूपी की अलग अलग जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। चैनल अभी थोड़ा नया है, अगर ये केस स्टडी अच्छी लगी तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करना और ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।